नमस्कार, मैं आकाश गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इजी कॉमर्स में। दोस्तों, इजी कॉमर्स का एकमात्र उद्देश्य है वेयर लर्निंग नेवर एंड्स, डू योर ओन बेस्ट विद अस। इसी उद्देश्य को सार्थक करने के लिए हम सभी कार्यरत हैं। इस उद्देश्य को पूर्ण करने का एकमात्र मार्ग गुणवत्ता के साथ शिक्षा को प्रदान करना है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी मिलकर शिक्षा के स्वरूप को बदलने में सफल होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ क्लास 12 के अकाउंटेंसी के प्रोजेक्ट के बारे में। यदि आप क्लास 12 में हैं और आपके पास अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है तो आपके लिए यह जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि आपको इस साल सेशन 2020 और 21 में अकाउंटेंसी में क्या चीजें पढ़नी है और क्या चीजें आपको नहीं पढ़नी। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं अकाउंटेंसी के सिलेबस को। अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है आपका, ये टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 80 मार्क्स आपका थ्योरी का पोर्शन है जिसका आपको रिटन एग्जाम देना पड़ता है और बचे हुए 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट वर्क के होते हैं। अकाउंटेंसी का जो एग्जाम है दोस्तों, वो 3 घंटों के लिए होता है। अकाउंटेंसी के सिलेबस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझने की कोशिश करते हैं। पहला पार्ट ए, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज। पार्ट ए में आपके 3 यूनिट्स आते हैं। पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये आपका 10 नंबर का होगा और इसको आपको 25 दिनों में कवर करना है। दूसरा, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, ये आपका 30 नंबर का होगा और इसको आपको 90 दिनों में कवर करना है। तीसरा, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, ये आपका 20 नंबर का होगा और इसको आपको 35 डेज में कवर करना है। जब आप पार्ट ए को अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे तो आपके 60 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। बात करते हैं पार्ट बी की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इस बुक में आपके पास 2 यूनिट्स होंगी। पहला, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपका 12 नंबर का होगा और ये आपको 30 दिनों में कवर करना है। पूरे सिलेबस का जो लास्ट यूनिट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपका 8 नंबर का होगा और इसको आपको 20 दिनों में कवर करना है। जब आप पार्ट ए और पार्ट बी को अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे तो आपका 80 नंबर पक्का हो जाएगा। जो बचे हुए 20 नंबर है उसके लिए आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा, जिसमें आपकी 4 नंबर की प्रोजेक्ट फाइल होगी, 12 नंबर का 1 घंटे के लिए रिटन टेस्ट होगा और 4 नंबर का आपका वाइवा होगा। इस तरीके से हम 100 मार्क्स कवर करते हैं। दोस्तों, अगर किसी के पास कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है तो उसका सिलेबस थोड़ा सा चेंज है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग यूनिट है, ये आपका 20 नंबर का होगा और इसको आपको 50 दिनों में कवर करना है। प्रोजेक्ट वर्क पहले की तरह ही सेम है, 4 नंबर की फाइल, 12 नंबर का टेस्ट और 4 नंबर का वाइवा। इस तरीके से हम 100 नंबर कवर करते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में कि आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं प्रत्येक यूनिट में। तो दोस्तों, जो आपका पहला यूनिट था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें आपको पढ़ना है एनपीओ के कंसेप्ट के बारे में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर्स के बारे में और ये अकाउंट कैसे बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फीचर्स के बारे में और इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, बैलेंस शीट कैसे बनती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के द्वारा। ये चीजें आप पढ़ेंगे एनपीओ में। जब आप एनपीओ के कंसेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आप इन चीजों को समझने में आप सक्षम हो जाएंगे। आगे बात करते हैं पार्टनरशिप की, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जो आपका दूसरा यूनिट था। इसमें हम समझेंगे पार्टनरशिप के फीचर्स के बारे में, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, आईपीए 1932 क्या होता है, अगर किसी फर्म में पार्टनरशिप डीड ना हो तो हम क्या चीजें करते हैं, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। इन सभी कंसेप्ट को हम पार्टनरशिप के यूनिट में पढ़ेंगे। फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में डिफरेंस क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होता है और किसी भी पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी कैसे दी जाती है। इन चीजों को हम पढ़ेंगे। साथ ही हम बात करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में, जिसमें हम समझेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी एंड प्रॉफिट के बेसिस पे अगर पीछे कोई भी गलती हुई है तो एडजस्टमेंट एंट्री से हम उस गलती को कैसे ठीक कर सकते हैं पूरे अकाउंट को चेंज किए बिना। और आगे हम बात करेंगे गुडविल के नेचर के बारे में, कौन कौन से फैक्टर गुडविल को अफेक्ट करते हैं, कोई भी फर्म अपनी फर्म का गुडविल कैसे निकालती है, उसके मेथड्स के बारे में बात करेंगे। और इसमें हम टोटल 3 मेथड्स पढ़ेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। दोस्तों, इन चीजों को हम समझेंगे। जब आप इन सभी चीजों को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप इन चीजों को समझने में आपको आसानी रहेगी। आगे बात कर लेते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजोल्यूशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, सैक्रिफाइंग रेशियो पढ़ेंगे, गेनिंग रेशियो पढ़ेंगे, इसमें रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी पढ़ेंगे, रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे होता है, प्रॉफिट ट्रीटमेंट
स्टेटमेंट कैसे होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, और इसी में हम साथ ही बात करेंगे बैलेंस शीट कैसे बनती है। और आगे हम बात करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में। जब कोई भी नया पार्टनर फर्म में एंटर करता है तो उसके एंटर करने पर फर्म में कौन कौन सी चेंजेस करी जाती है, इन चीजों को हम पढ़ेंगे। और हम बात करेंगे रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर हो या उसकी डेथ हो जाए तो हम कौन कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं फर्म में, इन चीजों की हम बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब पूरी पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही हो तो हम बंद होने के दौरान कौन कौन से ट्रीटमेंट करते हैं, इन सभी चीजों को हम पूरे पार्टनरशिप बुक में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों जब आप पार्टनरशिप को अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे तो आप इन चीजों को समझने में आपको आसानी रहेगी। आगे बात कर लेते हैं हम कंपनीज के बारे में, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। इसमें हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का नेचर क्या होता है, कितने टाइप के शेयर कैपिटल होते हैं, इशू, अलॉटमेंट, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, इन चीजों की हम बात करेंगे। पब्लिक सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स, इन चीजों की हम बात करने वाले हैं। इशू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश। जब बिना कैश के शेयर इश्यू करे जाएं तो वहां पे किस तरीके से एंट्री की जाती है। और साथ ही हम बात करेंगे जब कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को शेयर इश्यू करती है, यानी कि ईसॉप की हम बात करने वाले हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के बारे में, ये कैसे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, कौन कौन सी एंट्री हमें पास करनी पड़ती है। अगर किसी शेयर होल्डर ने कंपनी को शेयर का पैसा नहीं दिया है तो शेयर को फोरफिट करते समय हम कौन सी एंट्री पास करते हैं, और रीइश्यू ऑफ शेयर के टाइम पे हम कौन सी एंट्री पास करते हैं, इन चीजों की हम बात करेंगे। और साथ में हम समझेंगे कि कंपनी की बैलेंस शीट को किस तरीके से बनाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे डिबेंचर के बारे में, डिबेंचर को एट पार पे, एट प्रीमियम पे और एट डिस्काउंट पे कैसे इश्यू करते हैं। और साथ ही हम बात करेंगे अदर देन कैश भी डिबेंचर को कैसे इश्यू किया जा सकता है। डिबेंचर को जब रिडीम करने की बारी आ रही हो तो हम कैसे करते हैं, डिबेंचर का कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है, इंटरेस्ट इन डिबेंचर कंसेप्ट क्या है, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। जब हम डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ कर रहे हो तो कौन सी एंट्री हम पास करते हैं, इन चीजों को हम समझेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के मेथड्स के बारे में, जो होंगे लमसम, ड्रॉ ऑफ लॉट्स और DRR, यानी कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कैसे बनता है, इन चीजों को हम समझेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पार्ट बी के बारे में, जो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के उद्देश्य क्या होते हैं, इंपोर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या होती हैं, टूल्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कैश फ्लो एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस। साथ ही हम बात करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज की मतलब क्या होता है, उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं। साथ ही हम बात करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज का मतलब क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं, और क्लासिफिकेशन भी हम इसमें पढ़ेंगे। लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, इन सभी चीजों को हम अकाउंटेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बुक में पढ़ने वाले हैं। और साथ ही हम बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में। दोस्तों जब हम लास्ट यूनिट पे आएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो उसमें हम समझेंगे कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हुए हम कैसे बना सकते हैं जब हमको कुछ एडजस्टमेंट दी गई हो। तो इन सभी चीजों को दोस्तों हम समझने की कोशिश करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अभी तक सिलेबस को समझ चुके होंगे। आगे बात कर लेते हैं जिन स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है उनको क्या क्या चीजें पढ़नी है। इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग, ये आपको पढ़ना है। फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ CAS, और साथ ही आप पढ़ेंगे अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इन सभी चीजों को हम समझेंगे और पढ़ेंगे। इस तरीके से आपका जो है वो अकाउंटेंसी का सिलेबस कवर हो जाएगा अच्छे तरीके से। दोस्तों हमारा यहाँ तक सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सिलेबस को समझ चुके होंगे कि हमें क्या चीजें पढ़नी है। आगे मैं बात कर लेता हूँ इस साल के एग्जाम पैटर्न के बारे में। क्वेश्चंस किस टाइप से आने वाले हैं। रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सेक्शन से आपके 44 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जो पूरे एग्जाम का 55% होगा। अप्लाइंग सेक्शन से आपके 19 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जो आपका 23.75% होगा पूरे एग्जाम का। एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग सेक्शन से आपके 17 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जो आपका पूरे एग्जाम का 21.25% होगा। दोस्तों इस तरीके से आपका जो रिटन एग्जाम है वो 80 मार्क्स का आएगा, और बचे हुए 20 नंबर आपका प्रोजेक्ट वर्क का होने वाला है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी
जान पाए अकाउंटेंसी के सिलेबस को। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें, या फिर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी हिट कर दें ताकि आप सभी को इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्राप्त हो सके। और वीडियो देखने के लिए पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पीडीएफ को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप पीडीएफ को ओपन करें और सिंपली आप किसी भी वीडियो के आइकन पे क्लिक करें और आप सीधे पहुंच जाएंगे उस वीडियो पर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए।